welcome this. Today I am going to discuss with you learning and teaching, that is paper 3 for B.Ed first year. In this I am going to discuss with you unit 3 and last is this Ausubel's social constructive approach in teaching. Ausubel was one of the most, you can say, psychologist, educationist, और वो जो थे बेटा अमेरिका में रहते थे, वहाँ के सिटीजन थे। 1918 से लेकर 2008 तक वो अमेरिका में रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जब एक अध्यापक पढ़ाता है किस तरह से वो बच्चे को इंटरेक्शन के थ्रू जो न्यू नॉलेज होती है वो उसे देते हैं। अब यहाँ पर न्यू नॉलेज से मीनिंग है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु है, इन सिलेबस कंटेंट में जो करिकुलम में कंटेंट है, कंटेंट से जो सब्जेक्ट मैटर है, किस तरह से टीचर जो है प्रेजेंट सिनेरियो को देखकर उसको उस नॉलेज के साथ इंटरलिंक करता है और थ्रू डिडक्टिव मेथड वो बच्चों को उसकी नॉलेज देता है। तो यहाँ पर असुबल ने सबसे पहले सोशल कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग ये बताया है, जिस समाज में बच्चा रह रहा है उस समाज के उसको गुण आएंगे, उसका बिहेवियर वैसा होगा, यहाँ तक कि वहाँ से भी वो अपने समाज से भी थ्रू इंटरेक्शन थ्रू कम्युनिकेशन वो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। सो नाउ वी विल डिस्कस सम सम्पशन ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसने क्या कहा है इसमें कि जो सम्मशन का मीनिंग है इसमें ऑसुबेल का अधिगम का समाहितीकरण सिद्धांत, इसमें वो कहता है कि जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ कैसे टीचर लिंक करता है, और जब वो इस चीज़ को लिंक करते हैं तो थ्रू डिडक्टिव मेथड जो आपके साथ हम डिस्कस करते हैं, आगमन निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड को यहाँ यूज़ करना है। और उससे क्या होगा, जब टीचर बच्चों से पूछेगा तो उसको वो चीज़ बच्चों को सारी क्लियर होगी और बच्चा उस चीज़ का अच्छी तरह से अर्थ समझेगा। अब क्लास में ज़रूरी नहीं है बेटा, जो बड़े बच्चे हों उनके साथ तो हम डिडक्टिव मेथड यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स इट्स हैपन जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ इस मेथड को यूज़ करने में टीचर को बहुत अधिक समय लगेगा। तो फिर भी उन्होंने कहा है कि थ्रू डिडक्टिव मेथड इस चीज़ को हम बच्चों को अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं और बच्चों को वो समझा सकते हैं। इस तरह से समझा सकते हैं ऑसुबेल्स थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि ऑसुबेल का सार्थक अधिगम सिद्धांत। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो न्यू नॉलेज है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए और वो इस तरह से हो कि जो पुराने प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक्ड हो। आपने जब भी आप पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाते हैं तो यहाँ पर हम ऑसुबेल की एक थ्योरी का एक पार्ट यूज़ करते हैं कि जब टीचर ने अभी अनाउंस करना होता है कि वी विल डिस्कस फर्दर, आप देखिए वहीं पर अध्यापक जो है बच्चों के पीके टेस्टिंग करता है, प्रीवियस नॉलेज लेता है। प्रीवियस नॉलेज इसलिए लेता है और इसलिए ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू ऑसुबेल कि वहाँ पर हमें ये पता चलता है बच्चे को उस चीज़ की कितनी नॉलेज है। अगर टीचर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है और बच्चे के पास नॉलेज ही नहीं होगी, आप बताइए वो क्या करेगा। तो यहाँ पर वो यही कहता है कि इस तरह से होना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए जब अध्यापक पढ़ा रहे हैं कि बच्चा उस चीज़ को समझे, यानी कि जो न्यू नॉलेज है वो इतनी मीनिंगफुल होनी चाहिए और उसे प्रीवियस नॉलेज के साथ, उसकी पुरानी नॉलेज के साथ उसे लिंक किया जाए और उस बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उस चीज़ को समझे। सेकेंड इज एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर लर्निंग थ्योरी, अग्र प्रबंधक अधिगम सिद्धांत। ये क्या चीज़ है, जब अध्यापक पढ़ा रहा है उन्होंने जो भी चीज़ प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर पढ़ाई है उसमें न्यू कॉन्सेप्ट जो भी वो एग्जांपल्स दे रहे हैं वो प्रेजेंट सिनेरियो को देखकर एग्जांपल दें। ये नहीं है कि एग्जांपल्स भी प्रीवियस होने चाहिए, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं न्यू आइडियाज़ आने चाहिए जिससे बच्चे उस चीज़ के लिए थिंकिंग करें, अपने न्यू थॉट्स को रखें और उनकी जो रीजनिंग पावर है वो भी इंक्रीज़ हो। ये कब इंक्रीज़ होती है, जब टीचर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जब टीचर स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और ये तभी होगा बेटा अगर टीचर जो है उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करे, यानी ज्ञानात्मक पक्ष को जो है उसे इम्प्रूव करे। वो तब इम्प्रूव होगा जब एक अध्यापक जो है वो बहुत पेन लेगा अपने विषय से संबंधित, अपने विषय को अच्छी तरह से पढ़ाएगा और स्टूडेंट्स भी उस चीज़ को अच्छी तरह से लर्न करेंगे। देन दे हैड मेंशन इट्स अ टू टाइप। फर्स्ट इज कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने क्या मीनिंग इसे दिया है कि दो प्रकार के हैं, तुलनात्मक संगठन।
तुलनात्मक संगठन में है एक्टिव करंट प्लान। जो भी है अध्यापक पढ़ाने जा रहे हैं वो अब अपनी किस तरह से अपनी पाठ योजना बनाते हैं, अपना लेसन प्लान बनाते हैं, उसे हम कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रखेंगे। सेकेंड इज एक्सप्लेनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, व्याख्यात्मक ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा संगठन है जहाँ पर नॉलेज जो है वो न्यू नॉलेज के साथ इंटरलिंक की जा रही है, न्यू नॉलेज के साथ उसे बनाया जा रहा है। जब उसे जोड़ा जाएगा तो उसे हम एक्सप्लेनेटरी ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। यानी कि कोई चीज़ अध्यापक कोई समझा रहे हैं, कोई इस तरह का उनका लेसन है, उसे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स, इसकी हेल्प से समझा रहे हैं। आप देखिए वो न्यू नॉलेज बच्चों के पास आ जाती है। या जैसे ई लर्निंग आजकल चल रहा है, बहुत कॉमन है, ये न्यू नॉलेज जो है ये हमारी अकॉर्डिंग टू ऑसोबेल जो है एक्सप्लेनेटरी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आएगी। देन लर्निंग मॉडल्स, उन्होंने ऑसोबेल के अकॉर्डिंग जो लर्निंग मॉडल्स हैं उन्होंने 3 स्टेजेस में इसे मेंशन किया है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेज है या फर्स्ट स्टेप है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि जो भी अध्यापक पढ़ाने जा रहे हैं सबसे पहले टीचर के पास से एक प्लानिंग होनी चाहिए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। उसमें सब्जेक्ट मैटर किस तरह से उन्होंने मेंशन किया है, क्या वो सब्जेक्ट मैटर बच्चों के अकॉर्डिंग है या उनके मेंटल एज के अकॉर्डिंग है। तो सब्जेक्ट मैटर पर यहाँ पर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे नाम दिया गया है और टीचर की ये अपनी एक प्लानिंग है जो वो पढ़ाएंगे। देन सेकेंड स्टेज प्रेजेंटेशन ऑफ द टीचिंग मटेरियल। अब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पास टीचिंग मटेरियल कितना है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द टाइम। यानी कि 40 मिनट्स की क्लास है तो अध्यापक के पास इतना टीचिंग मटेरियल होना चाहिए कि वो कक्षा में बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करवाए, वो वेस्ट ना करे उस टाइम को, क्योंकि टाइम बहुत ही बेटा कीमती होता है, ये आपको भी पता है। वहाँ पर टीचर की योजना इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो वो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित उनके पास न्यू आइडियाज़ होनी चाहिए, न्यू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, और जो वो बच्चों को प्रेजेंट कर रहे हैं तो बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। देन थर्ड स्टेज इज स्ट्रेंथनिंग अ कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर थर्ड स्टेज ये बताई गई है कि जब बच्चे को वो पढ़ा रहे हैं, अब टीचर यहाँ पर समय समय पर ये देखेंगे कि बच्चे की कॉग्निटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी डेवलप हुई है। ये कैसे पता चलेगा एक अध्यापक को? जब अध्यापकगण बच्चों से क्वेश्चंस पुटअप करते हैं या थ्रू ऑब्जर्वेशन ये गेस करते हैं। देन वी विल डिस्कस इम्प्लीकेशंस, इसकी शैक्षणिक उपयोगिता क्या क्या है। सबसे पहले है बेटा करंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि सबसे पहले ऑसोबेल ने ये कहा है कि बच्चे के कॉग्निटिव आप डेवलपमेंट कीजिए जिससे शिक्षा में उसकी उपयोगिता अच्छी से अच्छी हो। देन न्यू नॉलेज, जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ साथ न्यू नॉलेज भी दीजिए। समटाइम्स इट्स हैपन कि हमारे जो करिकुलम में लेसन्स है उन्हें अपडेट नहीं किया जाता, तो वहाँ पर टीचर की ड्यूटी है कि वो उन्हें न्यू लिंक के साथ उस चीज़ की न्यू नॉलेज बच्चों को दे। देन सर्च मेथड, खोज विधि, यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी अपने साथ लगाना है और कोई टॉपिक देना है जिससे बच्चे उस विषय में अच्छी तरह से खोज कर सके और उस चीज़ को समझ सके। वर्क रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, जो भी अध्यापक कार्य दे रहे हैं वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होना चाहिए। उसका रिलेशन इसलिए है बेटा, इसलिए रिलेटेड होना चाहिए बिकॉज अगर हम अपने सब्जेक्ट मैटर से ही हट जाएंगे तो उस विषय की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। देन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, समय समय पर अध्यापक को ये देखना है कि कितना बच्चों की कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, कितनी उनका ज्ञानात्मक पक्ष जो है स्ट्रांग हुआ है। देन जनरल टू द स्पेसिफिक टीचिंग, सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाना ऑसोबेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी जनरल है उसे स्पेसिफिक की तरफ लेकर चाहिए। So we have completed this, and in my next video we will discuss Vygotsky theory. Thank you very much.